जय हिंद। हम देखेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आसानी से कर सकते हैं ये हमें यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें उसे ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे में कुछ बेसिक बातें हैं कि एटम्स को जानना जरूरी होता है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, क्या होता है। प्रोटॉन को जानना जरूरी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको ये थोड़ी सी समझ में होनी चाहिए। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इसके ऑर्बिट पे घूमता है। यहाँ पे ऑर्बिट पे घूमते रहता है। एटम्स के ऑर्बिट पे घूमते रहता है। ठीक है, एटम थोड़ी सी बढ़िया हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया एटम्स, ठीक है, और ये हो गया न्यूक्लियस। ये टोटल पार्ट को क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। ठीक है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन्स रहता है। ये तीनों पार्ट्स रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ऑर्बिट्स पे घूमता है। इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट पर घूमता है, ये बेसिक बात है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में रहता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ये सब बेसिक बात है एटम्स के बारे में। ये सब आप लोग जानते होंगे, ये सब बेसिक बस बता दिया जाता है। और ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसे ऑर्बिट्स कहते हैं। इसी की कहानी शुरू होगी, इसी हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना है और हमें इसे बहुत अच्छा से समझ लेना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन जान गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिट पर रहता है। ऑर्बिट्स क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल। सेल का सबसे बाहरी पार्ट, ये वाला पार्ट्स को क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स कहेंगे। ऑर्बिट्स पर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑर्बिट्स पर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। यहाँ तक की जनरली बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स को डिटेल्स में पढ़ना जरूरी है। देखिए, तो ऑर्बिट्स को हम लोग पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं। क्या होता है ऑर्बिट्स का डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन होता है, ऑर्बिट्स का डिफिनीशन होता है कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज नोन एज ऑर्बिट। यानी एटम्स का सबसे बाहरी पार्ट यही ना है, यही ना सबसे बाहरी पार्ट्स, इसी को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई, ऑर्बिट्स जान गए। अब बताइए कि हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इससे किस लिए करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए कि एटम्स की चार्ज क्या होती है और एटम्स की वैलेंसी क्या होती है। अब वैलेंसी क्या है, चार्ज क्या है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले पता करेंगे कि एटम्स के किस आधार पे उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सेल क्या होता है और सबसेल क्या होता है। ठीक है, देखिए ये मेरा तो एटम्स हो गया। ठीक है, एटम्स हो गया। एटम्स का सबसे बाहरी पार्ट्स पे कहाँ रहता है, ऑर्बिट्स। ये इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं, इसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। इसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। इस ऑर्बिट्स के अंदर सेल होता है। सेल मतलब कोशिका मत समझ लेना, यहाँ पे सेल का मतलब दूसरा कुछ होता है। ठीक है, इसके ऑर्बिट्स के अंदर सेल होता है। उस सेल का नाम क्या है, KLMN। अब इसको हम बड़ा करेंगे, KLMNOP, कुछ भी नाम अपना रखते जाए। ठीक है, अब इसको हम बड़ा करेंगे तो इसमें बड़ा करके देखेंगे तो सेल दिखाई देगा। इसी ऑर्बिट्स के अंदर सेल है, KLMNOPQ। अरे ये सेल है सब। ठीक है, नंबर ऑफ सेल नेम है, उसका नाम रख दिया गया है। इसके अंदर देखेंगे, इसको बड़ा करके। चलिए हम लोग इसको बड़ा करके देखते हैं। इसको हम लोग बड़ा कर दें, ये हो गया एटम्स। ठीक है, अब ऑर्बिट्स को बड़ा कर दे, ये हो गया K सेल, ये हो गया L सेल, ये हो गया M सेल, ये हो गया N, मतलब इसी में N हो गया। लो यहाँ पे कर देते हैं, इसको K कहेंगे, इसको L, इसको M, इसको N। इसी तरह ऑर्बिट्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यह बात आती है कि यह सेल, जो भी सेल्स है हमारे, इसके नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें मतलब प्रेजेंट कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। इसके जानने से पहले एक नियम आप तो समझिए, उस होता है ऑस्ट्रक रूल। क्या नियम होता है, नियम का नाम है ऑस्ट्रक रूल। ऑस्ट्रक, अब बाहू साहब मिलेंगे आपको, ऑस्ट्रक जनरली हम समझते हैं। देखिए ऑस्ट्रक रूल यह कहता है
कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स यानी सेल्स 2 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है 2 इंटू एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर के सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही रह सकता है 2 इंटू एन स्क्वायर। और ये भी कहा है जिसकी कोई भी एलिमेंट्स को अगर उसे स्टेबल होना है, यानी रिएक्टिव किसी से स्टेबल पूरा स्टेबल हो जाना, अपने जगह पे स्टेबल होना है, तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ मतलब अपने ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर। अब ऑर्बिट पर कितना इलेक्ट्रॉन करे 8 को करे 2 8 16 और 32 को करे, ठीक है, ये सब समझना जरूरी है। तो चलिए स्टोक का तो रूल पढ़ लिया हम लोग। स्टोक का रूल ये कहता है कि अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में कितना होता है 2 इंटू 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू एन स्क्वायर होते हैं, यही के रहेंगे, ठीक है। और सेल में रहेंगे क्या है, प्रत्येक सेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब इसको हम थोड़े से डिटेल्स में जानते हैं। और स्टोक रूल ये भी कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए प्रत्येक ऑर्बिट्स में, तभी वो एलिमेंट्स मतलब अपनी स्टेबिलिटी बनाए, या 8 हो या कम हो तो ले, और ज़्यादा हो तो शेयरिंग करे, ठीक है, शेयरिंग करे या दे, अपना मतलब दे दे या शेयरिंग कर ले, ठीक है। बॉन्ड नोड में वैसे आएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, तो मेन पार्ट सब स्टार्ट करने वाला है। तो देखिए हमारा जनरली हो गया K L M N, ये सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया। प्रत्येक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 2 इंटू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एन स्क्वायर में अब n का क्या मतलब होता है, यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, तो देखिए n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब यहाँ पे एटम्स हो गया, ठीक है, अभी ये k ऑर्बिट्स हो गया, ये l ऑर्बिट्स हो गया, ये m ऑर्बिट्स हो गया, और ये n ऑर्बिट्स हो गया, ठीक है, k 11, ठीक है। एक k हो गया तो ऑर्बिट्स 1 है, हाई k ऑर्बिट 2, l ऑर्बिट 2, हाई m 3, n 4, यानी पहला ऑर्बिट 1, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो निकालेंगे, k का निकालेंगे वैल्यू, k का 2 इंटू एन स्क्वायर, तो k का n कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 स्क्वायर का, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब l का निकालेंगे 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 इंटू एन स्क्वायर। अब n में देखेंगे l में देखेंगे कि इसके ऑर्बिट्स नंबर कितनी है, ऑर्बिट नंबर 2 है, तो 2 इंटू n के जगह पे क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 2 8 आ गया। अब यहाँ पे l k l m का देखेंगे तो उसी तरह 2 के पावर n स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू 2 के पावर n 3 पावर स्क्वायर इक्वल टू 18, और n का देखेंगे तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 इंटू 4, n कितना पे 4 पे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 32। देखिए यही वैल्यू आ गया k l m n पे, कितना आ गया 2 8 18 32, यही वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब देखते हैं कि जनरली हम लोग बात समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब इसे बहुत ही आसानी से हम लोग समझ भी गए। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जनरली k11 से लिए आप लोग को पढ़ना है, आगे आएगा n आ गया, o आ जाएगा, तो नंबर ऑफ o ऑर्बिट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ o ऑर्बिट्स हो जाएगा, o ऑर्बिट्स 5 हो गया, तो n के जगह पर 2 इंटू n के जगह पर 5 रखेंगे स्क्वायर करके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। ऐसे बढ़ते जाएंगे, वो अपना अलग रूल बन जाएगा, उसके बाद आप लोग को मतलब इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक रूल और अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पे कैसे ये अप्लाई होता है। हाँ, अब एक चीज़ हम बात किए थे स्टार्टिंग में, आप लोगों से बात किए थे, देखिए स्टार्टिंग में बात किए थे कि इससे हम लोग वैलेंसी पता कर सकते हैं, वैलेंसी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं सोडियम एटम की वैलेंसी पता करेंगे, ठीक है, सोडियम एटम की वैलेंसी पता करेंगे। देखिए तो सोडियम का होता है Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अब इसको लिखेंगे KLM
एन सेल पर लिखेंगे। पर पहला में कितना कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 2, मात्र 2 आएगा। दूसरा में कितना आएगा, 8 आएगा। बचा कितना, 1 बचा ना, 1। तो ये अपना क्या क्या है, ये तो शेयरिंग कर लिया, मतलब ये अपना भर लिया इलेक्ट्रॉन, Kl अपना भर लिया। लास्ट में एक बचा तो इसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा, किसी को दे देगा, ये अपना एक दे देगा। तो जब भी कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, यानी इलेक्ट्रॉन को ले किसी से, तो निगेटिव में चला जाएगा। और जब भी कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को दे, यानी अपने से खुद को दे दे, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जितना भी मेटल्स है वो सब इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, मतलब दे देते हैं, किसी से गेन नहीं करते, वो निगेटिव चार्ज नहीं होता है। लगभग देखिए कि जो भी नॉन मेटल्स है उस पर निगेटिव चार्ज रहता है। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन लेते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। अब इसको करते हैं KLM पे करते हैं, N पे करते हैं, ठीक है। पहला में 2 होता है और दूसरा में 8 होता है, तो 6 ही ना है। तो ये अपना ऑर्बिट्स पूरा करने के लिए किसी से 2 को लेगा, तो इसीलिए लिखता है O2-, इसीलिए 2- चार्ज लग जाता है। इसी चार्ज को ही वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी चार्ज को वैलेंसी कहते हैं। ऐसा सोडियम था, सोडियम में 11 था, तो 2, 8, 1, यानी एक ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेगा, किसी को दे देगा, तो इसी Na+ हो जाता है, Na+, यानी एक प्लस चार्ज होता है। यही अंतर है इस दोनों में। एक चीज़ और, अब कैसे ये प्लस हो गया, कैसे माइनस थी, तो आप लोग समझ गए। थोड़ी सी इसमें और थोड़ा सा आगे डीपली चलेंगे तो देखेंगे कि ये क्वेश्चंस पहले देखिए आप लोग, कि क्वेश्चंस देखिए कि इसमें फाइंड द वैलेंसी। अब वैलेंसी किसकी पता करनी है, तो आर्गन की पता करो, आर्गन की वैलेंसी। और इसको पता करना, ये रिएक्टिव गैस है, रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव, यानी केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा कि नहीं लेगा, इसको पता करना है। फाइंड द वैलेंसी एंड पता करना है, इसको भी पता करना है, ठीक है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है, नहीं Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। अब इसको हम बांटेंगे KLM पे। इसमें तो K में 2 होता है, L में 18 होता है। अब बचा कितना, 2, 8, फिर यहाँ पे 8 कर देंगे, ठीक है। यानी इसका जो हो गया, आर्गन जो हो गया, पूरा अपना सेल्स भरता गया, तीनों एथी में भर लिया, यानी ये क्या हुआ, ये अनरिएक्टिव गैस है। कितना है, अनरिएक्टिव गैस है। ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ये कहीं पे रिएक्ट नहीं करेगा आर्गन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को ये बात बहुत ही आसान लगा होगा कि आर्गन नॉन रिएक्टिव गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। देखेंगे तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ में आया होगा, आपको मतलब हेल्पफुल मिलेगी। और इसी तरह आपको लिए आगे भी मेहनत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।